You can find the daily study materials on our Telegram channel SSN Insight and our website bookpicker.in. For the fastest update, join our Telegram channel SSN Insight. The links are in the description, or you can search by name SSN Insight on Telegram channel. Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing previous year question of SSC CGL and the subject is history. These questions will be helpful for your coming SSC selection post phase 10 exam. Apart from that, other SSC exam like CGL, CHSL, SI and any one day exam in which syllabus of GK GS is mentioned. Now let's start the history portion. So the first question is, dash was an important port city in ancient India. ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का है और इसमें से ऑप्शन हटाकर हमने वन लाइनर क्रिएट किया है. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी पूछा गया है. अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो हमें लोथल पोर्ट के बारे में पता है. लोथल में जो है वो डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड के लिए वो फेमस हुआ था. उसके अलावा कैलिकट पोर्ट है एंड देन अरिकमेडू पोर्ट है और कौन सा पोर्ट है और है ताम्रलिप्त. So according to the options, Tamralipt is correct answer. Okay. So ancient important port city is Tamralipti or Tamralipt. Next question. In which year was Lotteries Regulation Act passed? Lottery Regulation Act was passed in 1998 to regulate lotteries. एक्चुअली क्या हो रहा था, लॉटरीज की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था और गैम्बलिंग वगैरह का भी इशू चल रहा था. तो ये रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था 1998 में और ये आता है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. सो आवर आंसर इज 1998. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191. 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में. इसमें पृथ्वीराज ने किसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था. ओके. उसके बाद 1192 में अगेन सेकेंड बैटल ऑफ तराई हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए थे और गौरी जीत गया था. तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसने हराया मोहम्मद गौरी को, तो हमारा आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी और पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच इन द ईयर. यहाँ पे ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चन आप देख रहे हैं. एक्चुअली इस बार जो सीजीएल का पैटर्न देखा गया है उसमें ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं. ओके. सो यहाँ पे क्या है, पूछा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को कब कैप्चर कर लिया था फ्रेंच से? वो कैप्चर किया था 1761 में. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब स्टेब्लिश हुई थी? ये स्टेब्लिश हुई थी 1600 AD में. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर इज 1761. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फिशिंग कॉलोनी दैट वाज यूज्ड एज अ पोर्ट फॉर ट्रेसिंग विथ रोमन्स एंड द ग्रेको रोमन्स इन एंशिएंट इंडिया. इसमें पूछा गया है कि ऐसा फिशिंग कॉलोनी के बारे में आपको बताना है जहाँ पे रोमन्स यानी कि एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था और वो था अरिकमेडू. ठीक है, अरिकामेडू या अरिकमेडू इसको बोला जाता है. ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट था. कहाँ पे? साउथ इंडिया में. आर्कियोलॉजिकल साउथ इंडिया में था और यहाँ पे रोमन्स का जिक्र या इनके प्रेजेंस की दिखा गया. इस साउथ इंडिया में अरिकमेडू में रोमन का प्रेजेंस के साथ साथ मिलते हैं. सो आवर आंसर इज अरिकमेडू. नेक्स्ट इज, एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट राइट over the property of a Hindu woman who dies in state. इसमें पूछा गया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार अगर बिना वसीयत के कोई वुमेन मर जाती है तो उसका संपत्ति का अधिकार किसका होता है? तो उस वुमेन के हस्बैंड का होता है. अगर वुमेन के पास संपत्ति है और वो बिना वसीयत के मर गई है तो उसकी संपत्ति का अधिकार उसके हस्बैंड को होगा. सो आवर आंसर इज हर हस्बैंड. नेक्स्ट इज, द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ डैश खंड. अथर्ववेद में कितने खंड हैं? एक्चुअली अथर्ववेद जो है उसमें 20 खंड है. कितने हैं? 20 खंड है जिसमें 730 हाइम्स है यानी सुक्ता भी बोलते हैं या हाइम्स बोलते हैं
और अगर मैं मंत्र की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 5981, या आप याद रखने के लिए 6 के अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हैं, इतने मंत्र हैं उसमें। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। अब अगर मैं वेद की बात करूं तो हमारे पास 4 वेद है, दैट इज ऋग्वेद, देन सामवेद भी है, और क्या है, यजुर्वेद भी है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट जो है वो है ऋग्वेद। अब इन सब की स्पेशलिटी कुछ ना कुछ है, ये आप मुझे चारों के बारे में कमेंट करके बताएंगे कि ऋग्वेद किस लिए फेमस है, सामवेद किसके लिए है, यजुर किस लिए है, और अथर्ववेद किसके लिए है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर महात्मा गांधी's release from prison in January 1931, Congress leaders met at Dash to plan the future course of action. 1931 में जब महात्मा गांधी को जेल से छोड़ा गया तो कांग्रेस लीडर ने फिर इलाहाबाद में एक सेशन रखा। किस लिए रखा ये इलाहाबाद का सेशन? इलाहाबाद में रखा कि फर्दर जो है क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। इन बिटवीन 1930 में सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, उसके बाद 1931 में सेकेंड हुआ, और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके, सो हमारा आंसर होगा इलाहाबाद। नेक्स्ट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकम अ कैपिटल। इसमें पूछा गया है कि किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। तो सबसे पहले की बात करें तो ये बनी थी तोमर राजपूत के अंदर। तोमर जो थे, तोमर राजपूत, इन्होंने दिल्ली और हरियाणा जैसे रीजन पे राज किया था, रूल किया था। अभी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली हरियाणा, उस समय तो इतना स्पेसिफाई बॉर्डर नहीं था, तो अभी के हिसाब से बात करें तो दिल्ली और हरियाणा पे उन्होंने रूल किया था। सो हमारा आंसर हो जाएगा तोमर राजपूत्स। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड बक्सा फोर्ट। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में बक्सा फोर्ट है। एक तो बक्सा फोर्ट की बात करें या बक्सा टाइगर रिजर्व, ऐसा भी होता है, ऐसा है एक बक्सा नाम से बक्सा टाइगर रिजर्व है। ये दोनों जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में मिलेगा। और ये जो बक्सा फोर्ट है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाया गया था, यानी ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे ये बना था। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर आंसर इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज विच टू किंग्स फाउट इन द बैटल ऑफ हाइडरस्पीस। हाइडरस्पीस का युद्ध हुआ था किसके बीच में? अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में हुआ था, और थे किंग पोरस वर्सेस किंग पोरस, इन दोनों के बीच में हुआ था, और जो किंग पोरस थे वो हार गए थे। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस। ये लड़ाई हुई थी 326 BC के अराउंड में, पंजाब में झेलम रिवर के बीच में, झेलम रिवर के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हम बहुत सारे साइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हरियाणा में कौन सा साइट है? हरियाणा में जो साइट है उसका नाम है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। और ये बिगेस्ट साइट है। अगर आपसे बिगेस्ट साइट वाला क्वेश्चन आता है तो वो है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोहनजोदड़ो, जिसका जिक्र आता है किसके लिए? माउंट ऑफ द डेड के लिए और ग्रेट बाथ के लिए। उसके बाद है लोथाल, जो कि एक पोर्ट है, और ये किसके लिए फेमस है? डॉकयार्ड के लिए फेमस है। कालीबंगन है, जो कि ब्लैक बैंगल्स के लिए फेमस है। सो हमारा आंसर होगा राखी गढ़ी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड तिमूर और तैमरलैन इन्वेडेड इंडिया। इसमें आपको बताना है कि कौन सी डायनेस्टी में के टाइम में तिमूर ने इंडिया पे आक्रमण किया था। तो ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी क्या हुआ था? तिमूर ने इन्वेड किया था इंडिया पे, स्पेशली दिल्ली के पास, जो दिल्ली वाला जो एरिया है उस पे 1398 में क्या किया था? इन्वेड किया था। और ये जो तिमूर है वो क्या है? ये है डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान के ये क्या है? वंशज हो गए। ओके, सो दिल्ली में इन्होंने 1398 में किया था आक्रमण, और वो थे किस समय? तुगलक डायनेस्टी। और इसी समय नसीरुद्दीन तुगलक जो थे वो वहां से भागकर गुजरात चले गए थे। ओके, सो आवर आंसर इज द तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 which was passed in March 2021 amended the government of national capital territory of Delhi Act dash। इसमें पूछा गया है
कि एनसीटी दिल्ली आया था एक्ट, एनसीटी दिल्ली एक्ट फर्स्ट टाइम कब आया था, इसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये फर्स्ट टाइम आया था 1991 में और इसको बोला गया था 69th, ये था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है और मार्च में पारित किया गया है। सो हमारा आंसर होगा 1991। आर्टिकल 239 हमें बताता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में और बताता है कि इसको एडमिनिस्टर कौन करते हैं, यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्टर करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, सो आवर आंसर इज 1991। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब इसमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपको चूज करना था इसमें से कौन से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर इज ध्रुव। ओके, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कौन है, दंती दुर्गा, दंती दुर्गा जिनको दंती वर्मन भी कहा जाता है। ओके, सो आवर आंसर इज ध्रुव। नेक्स्ट इज which of the following revolutionary was arrested by the British as an accused in the Alipur bomb conspiracy case। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था एक टाइम पे, अपने जब इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी तो उस समय 1908 के टाइम में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और अरविंदो घोष जो थे वो सबसे फेमस एक्यूज्ड थे। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं था कि अरविंद घोष को चूज किया जा सके, तो वहाँ पे आंसर था आपका कन्हाई लाल दत्त। ओके, क्या था, कन्हाई लाल दत्त। सो आवर आंसर इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग लिखा हुआ है, कन्हाई लाल दत्त जो है वो अरेस्ट हुए थे। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एज इन ईयर्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग्ड टिल डेथ। भगत सिंह को जब हैंग किया गया था यानी फांसी दी गई थी तब उनकी एज थी ओनली 23 ईयर्स। ओके, और उन्होंने बुक भी लिखी है भगत सिंह ने, वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट। ओके, और एक और बुक लिखी है वाई आई एम सोशलिस्ट। 23 मार्च 1931 में इनको शहीद राजगुरु एंड सुखदेव और भगत सिंह इन तीनों को हैंग कर दिया गया था और यही 23 मार्च को हम शहीद दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं इनकी याद में। सो आवर आंसर इज 23। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द मुगल एम्परर बाबर। बाबर का फर्स्ट नेम क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपका पहले रेलवे के जेई में आया था, आरआरबी जेई के मेंस में यानी सेकंड स्टेज में आया और उसके बाद फिर सीजीएल में रिपीट हुआ। सो बाबर का पुराना नाम, पहला नाम जो है वो है जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आपको पुराना नाम यानी फर्स्ट नेम भी याद रखना है। सो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ये आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये जो बाबर है इनके फादर जो थे वो तिमूर के साइड से थे। ओके, और मदर जो थी वो चंगेज खान की तरफ से थी, चंगेज खान। ओके, चंगेज खां की तरफ से थी। नेक्स्ट इज इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल यू फाइंड ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव। ऊपरकोट बुद्धिस्ट केव कहाँ मिलता है? तो ये मिलेगा आपको जूनागढ़ में, यानी कि गुजरात में आपको कहाँ मिलेगा? जूनागढ़ में। सो आवर आंसर इज जूनागढ़। नेक्स्ट इज in which of the following year was an act to provide for the reorganization of the state of India and for matters connected therewith enacted। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में भारत के राज्यों का पुनर्गठन के मामले के लिए अधिनियम पारित किया गया था। सो बेसिकली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को फॉर्म किया जा रहा था। ओके, एंड फर्स्ट स्टेट आता है, वैसे लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है आंध्र प्रदेश। ओके, सो आवर आंसर इज 1956। नेक्स्ट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट was passed to define and limit the power of certain courts in punishing contempt of courts and to regulate their procedure relation thereto, in which of the following was the act passed। इसमें पूछा गया है कि वो एक्ट कब पास हुआ था जहाँ पे पावर और प्रोसीजर इन दोनों का लिमिट डिसाइड किया गया था पनिशमेंट का। अगर किसी को पनिश करना है, अगर किन्हीं को पनिश करना है तो उसमें कौन सा कितना पनिशमेंट करना है, कैसे प्रोसीजर रेगुलेट होगा, किसको पावर दिया जा रहा है। तो ये वाला अमेंडमेंट, ये एक्ट पास जो किया गया था वो किया गया था 1971 में।
कब किया गया था? 1971 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज किंग ललितादित्य मुक्तापिदा रूल्ड ओवर। अब आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन कितने वियर्ड आए हैं सीजीएल में। ललितादित्य मुक्तापिदा रूल्ड जो है, इन्होंने रूल किया था कश्मीर पे। किस पे रूल किया था? कश्मीर पे रूल किया था। और ये कारकोटा डायनेस्टी के थे। कौन से डायनेस्टी के थे? कारकोटा डायनेस्टी के थे। और कश्मीर में ही इनका जो है वो हुआ था, सिंहासन का जो कहते हैं ना कि इनके मुकुट वो किया था, इन्होंने राज करना वहां से शुरू किया था, असेंडेड द थ्रोन। सो आवर आंसर इज रूल्ड ओवर कश्मीर। नेक्स्ट इज द भाजा केव्स आर लोकेटेड इन। भाजा केव जो है वो बेसिकली क्लस्टर ऑफ बुद्धिस्ट केव है। भाजा केव जो है वो क्लस्टर ऑफ बुद्धिस्ट केव है और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, नियर बाय पुणे आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र में है। और मौर्यों के टाइम पे ये बना था। किसके टाइम में बना था? मौर्यों के टाइम पे ये भाजा केव बना था। सो हमारा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। पूछा गया है कि पहला इवेंट बताइए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में हुआ था। द फर्स्ट मूवमेंट वॉज बंगाल का विभाजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ये कब हुआ था? ये तो हम सबको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो 1905 हुआ था। और उस समय कौन रूल कर रहा था? लॉर्ड कर्जन। इन्हीं का था फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। इन्होंने बंगाल को डिवाइड किया, एक ईस्टर्न बंगाल था और एक वेस्टर्न बंगाल था। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा? बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इज दंती दुर्गा हु सेट अप हिज कैपिटल एट मलखेड़ वाज अ डैश रूलर। इसका आंसर तो आप कर ही देंगे। दंती दुर्गा ने मलखेड़ को अपनी कैपिटल बनाई। और दंती दुर्गा कौन सी डायनेस्टी के थे? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटा कुछ भी बोल सकते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के वो थे। ठीक है, नेक्स्ट इज Who among the following freedom fighters hoisted the Indian flag at Gowalia Tank Maidan in Mumbai during Quit India Movement? Quit India Movement 1942 में हुआ। इसी समय गांधी जी ने क्या किया था? डू और डाई का स्लोगन दिया था। ठीक है, और इसी समय में अरुणा असफ अली थी। कौन? अरुणा असफ अली। इन्होंने क्या किया था? मुंबई में इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। सो हमारा आंसर यानी झंडा फहराया था, तो हमारा आंसर होगा अरुणा असफ अली। नाउ द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन ought to allow senior Indian national flag, एक सेकेंड, सॉरी, आंसर अरुणा असफ अली। नेक्स्ट इज which of the following legislation ought to allow senior Indian magistrate to preside over cases involve British subjects in India? इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा लेजिस्लेशन था जिसमें भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट को दिया गया। कहने का मतलब है इन सिंपल वर्ड, इंडियन जजेस जो थे उनको अथॉरिटी दी गई कि वो ब्रिटिश मामले में भी अपनी जजमेंट, अपनी अध्यक्षता कर सकते हैं। सो ये था इल्बर्ट बिल। कौन सा था? इल्बर्ट बिल। तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था। सो हमारा आंसर है इल्बर्ट बिल। और ये क्या करता है? इंडियन जज को एम्पावर करता है कि वो ब्रिटिश के बारे में भी जजमेंट दे सके। ठीक है, और इन्हीं को इस समय रूल करने वाले जो थे वो थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? तो वो है रिपन। Now the next is in which of the following years did the resolution at Karachi session of INC dwell on how independent India's constitution should look? इसमें बेसिकली ये पूछने की कोशिश की गई है कि कराची सेशन कौन से ईयर में हुआ था, जिससे कि उस टाइम पे INC ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूपरेखा तय किया था। सो कराची सेशन वॉज बेसिकली हेल्ड एट 1928। नेक्स्ट इज Who among the following defeated Harshvardhan when he invaded the Chalukya kingdom in Deccan? चालुक्य किंगडम में कौन थे उस समय जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया? जब हर्षवर्धन ने कहाँ आक्रमण किया? दक्कन पे आक्रमण किया। तो उस समय चालुक्य वंश से थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय थे। इन्होंने जो राजा हर्षवर्धन है इनको हरा दिया था
ओके। और अब हर्षवर्धन की बात करूं तो इनके कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट। कौन थे कोर्ट पोएट? बाणभट्ट थे। और आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि बाणभट्ट का जो कोई बुक है जो बहुत फेमस है वो कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन को हराने वाले कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट इज फवाद मिर्जा इज एन इंडियन डैश। फवाद मिर्जा बहुत फेमस हुए, तो ये कौन है फवाद मिर्जा? ये बेसिकली एक इक्वेस्टेरियन यानी कि घुड़सवार है, इक्वेस्ट्रियन है, घुड़सवार है। और ये एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम इन्होंने मेडल को जीता था, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा इक्वेस्टेरियन। नेक्स्ट इज In which of the following years did the Ramsar Convention to promote conservation and wise use of all wetlands through regional actions and international cooperation come to force in India? इसमें आपको ये बताना है कि आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं इसके संरक्षण के लिए कौन सा रामसर सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। सो बेसिकली रामसर कन्वेंशन हुआ था 19 इसमें पूछा है कि इन्फोर्स हुआ था इंडिया में कब, ओके। तो वैसे तो रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में साइन हुआ था और रामसर जो है वो बेसिकली एक सिटी है ईरान का, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इंडिया में कब इन्फोर्स्ड हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में। वेटलैंड्स का हमारे इन्वायरमेंट के लिए वेटलैंड्स का हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो वेटलैंड होता है ये फ्लड को प्रिवेंट करता है और जो क्या बोलता है इरोजन होता है उसको कंट्रोल करता है। सो वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो रामसर कन्वेंशन की बात करें अगर इंडिया में इन्फोर्स कब हुआ था तो वो हुआ था 1982 में, ओके। नेक्स्ट इज 21 October 1943 सुभाष चंद्र बोस प्रोक्लेम द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन डैश। अब इसमें आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया डिक्लेयर किया था, तो ये कहाँ पे किया था? तो ये डिक्लेयर किया था सिंगापुर में। कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। सो आवर आंसर इज सिंगापुर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी वर नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड। इसमें बताना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुआ था, किसके डायनेस्टी में फाउंड हुआ था। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है दिस इज फाउंडेड बाय बेसिकली धर्मपाल। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? धर्मपाल। तो यहाँ पे जो डायनेस्टी होगा वो आपका आंसर होगा पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो कौन है? तो पाल डायनेस्टी के फाउंडर है गोपाल। सो विक्रमशिला इज फाउंडेड बाय धर्मपाल एंड नालंदा यूनिवर्सिटी उसी समय पुनर्जीवित हुआ था, रिवाइव्ड हुआ था। सो द आंसर इज द पाल एंड फाउंडर पाल का कौन है? गोपाल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज South Asian leaders signed the SARC charter at first summit in dash year 1985। इसमें बताना है कि सार्क जो है जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ओके। सो पूरा जो है वो फुल फॉर्म मैंने बता दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये हुआ था साइन 1985 में ढाका में। कहाँ पे हुआ था? ढाका में। और ढाका किसकी कैपिटल है? ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। यहीं पे ये साइन हुआ था और यहीं पे फर्स्ट समिट हुआ था। टोटल 8 मेंबर्स हैं, ओके। इसके सार्क के जो मेंबर्स हैं वो 8 हैं। इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, देन बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है, ये सारे मेंबर्स हैं इसके, ओके। सो आवर आंसर इज ढाका। नेक्स्ट इज Which of the following statement about the गोत्र practice in ancient India is true? हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदुइज्म लोग होते हैं, उनमें एक गोत्र सिस्टम चलता है। तो एंशियंट इंडिया में कहा जाता था कि जो अगर सेम गोत्र के हैं तो वो उसके डिसेंडेंट होंगे, उसके वंशज होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा people belonging to the same gotra were regarded as descendant of the person after whom gotra was named, यानी कि वो उसके वंशज माने जाएंगे। नेक्स्ट इज किंग अजात शत्रु वॉज अ रूलर ऑफ डैश डायनेस्टी। इसमें आपको बताना है कि अजात शत्रु कौन से डायनेस्टी के हैं, तो ये बेसिकली है हर्यंक डायनेस्टी के। किसके हैं? हर्यंक या हर्यंका पढ़ा जाता है, हर्यंका डायनेस्टी के हैं। और इसके जो हर्यंक डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर हैं बिम्बिसार। और बिम्बिसार ने अपना कैपिटल क्या रखा था? बिम्बिसार ने अपना कैपिटल रखा था, अभी के हिसाब से वो राजगीर है, उस समय बोला जाता था गिरिवराज। क्या बोला जाता था? गिरिवराज। अजात शत्रु ने अपने फादर की हत्या की और उसके बाद वो रूल करने लगा था, ओके। सो हमारा आंसर क्या होगा? हर्यंक डायनेस्टी। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट इंडिया विंस फ्रीडम।
इसमें आपको बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो किसने लिखा था, तो ये लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने लिखा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एपीजे को मत लाइएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और इन्हीं के बर्थडे पे एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम में इन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट की पूरी कहानी के बारे में इस बुक के बारे में लिखा है। ओके, सो आवर आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। Next is, which of the following Varnas was responsible for protecting people and administering justice in ancient India as per rules laid down by the Dharma Sutra and Dharma Shastra? जब वैदिक सिस्टम आया यानी आर्यों का जब इन्वेजन हुआ तो आर्यों ने एक वर्ना सिस्टम, आर्य जो है वो वर्ना सिस्टम लेके आए थे। ओके, इसमें 4 डिवीजन हुआ। सबसे पहले थे ब्राह्मण्स, उसके बाद आए क्षत्रिय, उसके बाद है वैश्य और उसके बाद है शूद्र। ओके, शूद्र। सो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ण ऐसा है जो कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र से रिलेटेड यानी जस्टिस से रिलेटेड एडमिनिस्टर कराता है। तो बेसिकली क्षत्रिय जो हैं वो क्या करते हैं, लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। ब्राह्मण जो है वो टीचर और प्राइस्ट हो गए, और जो वैश्य है वो फार्मर्स हो गए, और शूद्र जो लोअर लेबर क्लास के लोग होते हैं वो है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। नेक्स्ट इज, Which of the following parties supported the move for partition of Bengal? इसमें आपको बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किसने किया था। ठीक है, तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो सपोर्ट किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा सपोर्ट किया गया था। बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था और उस समय जो लॉर्ड कर्जन जो है वो रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहे थे? लॉर्ड कर्जन, और इन्होंने ही दिया था फूट डालो और शासन करो यानी डिवाइड एंड रूल। सो आवर आंसर इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नाउ द नेक्स्ट इज, in the context of Indian freedom movement, which of the following years is correctly paired with the event that took place at the same year? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और उसमें लिखा हुआ था कौन सा मूवमेंट किससे रिलेटेड है। ओके, सो पहला ऑप्शन जो था वो ये कि गांधी जी जो है वो 1915 में अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो बिल्कुल सही है, ये 9 जनवरी में लौटे थे और हम इस दिन क्या मनाते हैं? प्रवासीय भारतीय दिवस। 2003 से ये स्टार्ट हुआ मनाना और हर साल मनाने जाने लगा, लेकिन 2015 से फिर ये हर 2 ईयर में मनाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसके अलावा कुछ और चीज ऑप्शन में जैसे दिया हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1936, तो ये नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब है। ऑप्शन में दिया हुआ था 1945, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1945 में तो नहीं हुआ था, कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट इज, with reference to the administration of Delhi Sultanate, which of the following was the Department of State Correspondence? इसमें आपको बताना है कि स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस यानी राज्य पत्राचार विभाग, इसके संदर्भ में with reference to दिल्ली सल्तनत, which of the following was the Department of State Correspondence? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा दीवान ए इंशा। क्या है? दीवान ए इंसा। ये बेसिकली पत्राचार के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसको हेड करते हैं दबीर ए खास। जो हेड किया गया था पास्ट में वो है एंशियंट इंडिया में दबीर ए खास। ठीक है, इसके अलावा आप जान लीजिए एक दीवान ए खास भी होता है, दीवान ए खास, जो कि अकबर तुगलक डायनेस्टी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मैं फिर से लिख देती हूँ, ये आपका आंसर होगा दीवान ए इंसा फॉर स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। दीवान ए कोही, देखिए दीवान ए कोही ये बना था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तुगलक का नाम सबने सुना है, तुगलक डायनेस्टी। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनवाया था एज एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सो आवर आंसर इज दीवान ए इंसा। नेक्स्ट इज, चंदन नगर वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ फ्रेंच कॉलोनी इन 1673, obtaining permission from dash then Nawab of Bengal to establish a trading post on the right bank of the river Hooghly। तो इसमें बताना है कि आपको चंदन नगर जो है वो स्टेब्लिश हुआ फ्रेंच कॉलोनी में 1673 में। ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम होम, तो परमिशन लिया गया था इब्राहिम खान से। किससे लिया गया था?
इब्राहिम खान से और वो बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ओके, सो आवर आंसर इज इब्राहिम खान। 1954 में फिर चंदन नगर को, ये जो चंदन नगर है इसको वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड बिफोर 1919। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा इवेंट 1919 से पहले हुआ था। ऑप्शन में जैसे था चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, उसके बाद था आपका लाहौर सेशन, और क्या था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो चौरी चौरा हुआ है ये तो 1922 में हुआ था। लाहौर सेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो आंसर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट इज विलियम हॉकिंस मेट एम्परर जहांगीर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डैश ईस्ट इंडिया कंपनी। विलियम हॉकिंस जो थे वो कहाँ के थे? कहाँ के? ये थे इंग्लैंड के। ठीक है, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या आ जाएगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये स्टेब्लिश हुई थी 1600 एडी में। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 1600 के दशक में ये स्टेब्लिश हुआ था। ओके, और वो जहांगीर से मिलने के लिए गए थे और जहांगीर ने फिर हॉकिंस को टाइटल दिया था फिरंगी खान। किसको टाइटल दिया था? जहांगीर ने हॉकिंस को दिया था फिरंगी खान। ओके, सो आवर आंसर इज इंग्लिश। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेजेस ऑफ एंशियंट इंडिया रोड मीमांसा सूत्र। अब आपको बताना है कि मीमांसा सूत्र किसने लिखा था। मीमांसा सूत्र जो है वो ऋषि जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? ऋषि जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। और ये एंशियंट हिंदू फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ठीक है, क्या है? एंशियंट टेक्स्ट। नेक्स्ट इज आफ्टर द डेथ ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह द सिख्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। ये बोला गया है कि गुरु गोविंद सिंह की मौत के बाद सिख ने रिवोल्ट किया किसके खिलाफ? अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। तो बेसिकली सिख ने रिवोल्ट किया था मुगल्स के खिलाफ। ये जो मुगल थे उनके खिलाफ में, क्योंकि मुगल सल्तनत में जो लोग थे वो एक एक करके सारे गुरु को मारते जा रहे थे। तो इन्होंने मुगल्स के खिलाफ में ये किया, रिवोल्ट किया। गुरु गोविंद सिंह की अगर मैं बात करती हूँ तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे। टोटल कितने गुरु रहे हैं सिखों के? 10 गुरु रहे हैं और ये लास्ट वाले थे। ओके, फर्स्ट जो है वो कौन है? फर्स्ट है गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। सो आवर आंसर इज मुगल्स। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये आपको बताना है कि मोंट और फोर्ड रिफॉर्म जो है वो कौन से ईयर में आया था। तो ये आया 1918 में। कब आया? 1918 में, यानी 1918। नेक्स्ट इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज लाला हरदयाल एसोसिएटेड। इसमें आपको बताना है कि लाला हरदयाल किससे रिलेटेड थे, किससे एसोसिएटेड थे। लाला हरदयाल जो थे एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। और ये एसोसिएटेड थे गदर पार्टी से। किससे? गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। गदर का मतलब होता है या तो रिवोल्ट या फिर रिबेलियन, या तो रिवोल्ट या तो रिबेलियन। ठीक है, सो लाला हरदयाल वाज को फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। और गदर पार्टी का पूछा जाता है कई बार कि फाउंडर कौन है। तो गदर के फाउंडिंग प्रेसिडेंट जो है वो है सोहन सिंह भाकना। कौन है? सोहन सिंह भाकना। So our answer is Gadar party. Next is who among the following leaders of Indian freedom movement gave the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it." You must be knowing the answer of this question, है ना? इसका तो पता ही सबको कि freedom is my birthright and I shall have it ये लिखा गया था तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ओके, ये जो है ये स्लोगन इन्होंने लिखा था और ये एक्सट्रीमिस्ट के थे। जब सूरत सेशन में आईएनसी स्प्लिट हुई एक्सट्रीमिस्ट में और गरम दल और नरम दल में जब टूटी तो एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक थे। ओके, ब्रिटिशर्स ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। क्या बोला था? द फादर ऑफ द इंडियन
अनरेस्ट। इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा है केसरी और मराठा। क्या लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने? एक तो लिखा है केसरी और दूसरी लिखा है मराठा। जो मराठा है वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, ओके, और जो केसरी लिखा था वो मराठी लैंग्वेज में लिखा था। किस पे लिखा था? मराठी लैंग्वेज में, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ एमएसपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड for dash in 1966-67 and later expanded to include other essential food crops. एमएसपी को लेकर बीच में बहुत डिस्प्यूट, बहुत कंट्रोवर्सी चला था। सो एमएसपी है क्या? एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है फार्मर को जो भी फूड क्रॉप वो प्रोड्यूस करते हैं। सपोज करो फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको मिनिमम कितना पे करेगी वो डिसाइड होता है एमएसपी के द्वारा, ओके। सो फर्स्टली वो इंट्रोड्यूस हुआ था वीट के लिए और बाद में फिर असेंशियल फूड क्रॉप्स के लिए कवर कर लिया गया। सो आंसर इज वीट या गेहूं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट रजिया सुल्तान इम्प्रिजन्ड बाय मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया। सो रजिया सुल्तान जो है वो कहाँ पे इम्प्रिजन्ड हुई थी? वो हुई थी किला मुबारक। किला मुबारक, और वो कहाँ पे था? भटिंडा में। क्यों? क्योंकि ये जो अल्तूनिया थे वो भटिंडा के गवर्नर थे। कहाँ के? जो अल्तूनिया है वो भटिंडा के गवर्नर थे, तो उन्होंने भटिंडा में जो किला मुबारक है वो किला में इनको रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था। रजिया के बारे में अगर बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन एम्परर रही। दिल्ली सल्तनत की बात करें या पूरे ही एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन एम्परर रही। बहुत ही टैलेंटेड थी। इनका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था कि ये वुमेन थी, अदरवाइज इनका जो रूल करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। सो हमारा आंसर होगा किला मुबारक इन भटिंडा। नेक्स्ट इज सिकंदरा इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ एमरा। यहाँ पे बताना है कि सिकंदरा जो कि कहाँ है? आगरा में, और ये किसका मकबरा है? तो ये बेसिकली मकबरा है अकबर का, ठीक है। और इसको किसने बनाया? उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। जहांगीर ने सिकंदरा बनवाया और ये अकबर का मकबरा है। अकबर ने क्या क्या बनवाया आते हैं बात करें। सबसे पहले तो फतेहपुर सिकरी जो बहुत फेमस है। फतेहपुर सिकरी में उन्होंने बनवाया बुलंद दरवाजा, उसके बाद बनाया आगरा फोर्ट, और क्या क्या बनवाया? दीवाने खास। सो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई है। सो आवर आंसर इज अकबर। नेक्स्ट इज प्रशांत भूषण who was a founding member of the India against corruption movement is a prominent Indian dash। अब आपको बताना है कि प्रशांत भूषण जो कि एंटी करप्शन में रहे, हमेशा एंटी करप्शन में रहे, यानी अगेंस्ट द करप्शन मूवमेंट। सो वो क्या हैं? तो वो बेसिकली लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के। किसके? लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। और टीम अन्ना यानी अन्ना हजारे जो हैं उनका एक टीम अन्ना है, उसके भी मेंबर रहे हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज The Northeast Canyons and Sea Mounts Marine National Monument is located in dash। यहाँ पे आपको बताना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है NCSMNM, ओके। सो नॉर्थ ईस्ट कैनियंस एंड सी माउंट्स ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आर्कटिक ओशियन में। कहाँ लोकेटेड है? आर्कटिक ओशियन में लोकेटेड है। और कब क्रिएट किया गया था? 2016 में। कब क्रिएट किया गया था? 2016 में। सॉरी, आंसर आर्कटिक नहीं है, अटलांटिक ओशियन है, ओके। आर्कटिक अगर मैंने बोल दिया है तो वो रॉन्ग है। अटलांटिक ओशियन विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following amendment acts of the constitution of India abolish the privy purse and privileges of former ruler of princely state। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, जो जिसने क्या किया है, रियासतों के पूर्व शासकों का विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। जो पूर्व शासक थे उसका प्रिवी पर्स और जो प्रिविलेज थे उसको खत्म कर दिया। ये था 26th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये प्रिवी पर्स वाला चीज खत्म कर दिया गया, ओके। सो आवर आंसर इज 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज। इसमें पूछा गया है कि इंडियन आर्मी जो है उस यानी गोवा को फ्री कर दिया गया था फ्रॉम पोर्टुगीज। गोवा जो था वो इंडिपेंडेंस के बाद भी पोर्टुगीज के कब्जे में था। तो पोर्टुगीज से वो कब फ्री हुआ था? तो ये फ्री हुआ था 1961 में। और इंडियन आर्मी ने उस समय ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन विजय। इसी के तहत गोवा जो है वो फ्री हुआ 1961 में, ओके।
Now the next is, as described in Aine Akbari by Abul Fazl Alami, gaj unit of measuring length was divided into equal parts. ये जो गज आप देख रहे हैं, आज हम लोग जमीन को गज से नापते हैं, तो गज यूनिट जो है वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? सिकंदर लोधी। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी। और इसको जाना जाता है गज ए सिकंदरी के नाम से। ओके, और इसको इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाता है तो उसको बोलते हैं तस्सूज। क्या बोलते हैं? तस्सूज। Now the next is, who among the following was a contributor to the subject of medicine in ancient India? इसमें आपको बताना है कि मेडिसिन के इसमें कंट्रीब्यूटर कौन है, तो वो है चरक। कौन है? चरक। और इनका ही एक बुक है जिसका नाम क्या है? इन्हीं के नाम से चरक संहिता। क्या है? चरक संहिता। और इसमें सारे मेडिसिन के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद का नाम आपने सुना होगा, है ना? तो आयुर्वेद में क्या बताया गया है? आयुर्वेद में मेडिसिन के बारे में बताया गया है। सो प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ मेडिसिन जो है वो चरक ही रहे हैं। सो आवर आंसर इज चरक। नेक्स्ट इज, द मुगल कोर्ट्स क्रॉनिकल्स आर रिटेन इन। मुगल कोर्ट का जो इतिहास है वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? मुगल कोर्ट का पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, हिंदी में जिसको बोलते हैं फारसी। क्या बोलते हैं? फारसी। मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर की फाइट हुई किससे? इब्राहिम लोधी से। और इस तरह से लोधी डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल सल्तनत का बिगिन हुआ बाबर के साथ। और इसका इतिहास लिखा गया फारसी लैंग्वेज में, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, the salary and allowances of leaders of opposition in the parliament are governed by the act passed for the first time by parliament in the year dash। इसमें बोला गया विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ता एक अधिनियम द्वारा तय होता है। वो जो एक्ट पास हुआ जिसमें लीडर्स ऑफ अपोजिशन की सैलरी वगैरह डिसाइड की गई, तो ये एक्ट कब पास हुआ? ये एक्ट पास हुआ 1977 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, when was 10th session of Constitutional Assembly held? इसमें आपको ये बताना है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। सो 10th सेशन वॉज बेसिकली हेल्ड एट 6 to 17 अक्टूबर 1949। टोटल सेशन की अगर मैं बात करूँ तो कितने सेशन हुए थे? टोटल 11 सेशन हुए थे। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1946, यानी 9 to 23 दिसंबर 1946 में ये सेशन हुआ था, फर्स्ट वाला। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर आंसर विल बी 6 to 17 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट इज, which of the following Mauryan rulers did Seleucus fight against in the Seleucid-Mauryan War? Seleucus Nicator was the general of Alexander। Alexander का जनरल था वो सेल्यूकस निकेटर, और इसने फाइट किया था अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्य। किसके अगेंस्ट में फाइट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के अगेंस्ट में फाइट किया था। और सेल्यूकस जो है वो हार गया था, डिफीट हो गया था, डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। उसने क्या किया? नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रू किया, यानी हराया नंदा डायनेस्टी को विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, और मौर्य डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया। सो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग जेल वॉज द खुदीराम बोस सेंट टू द गैलोस। इसमें आपको ये बताना है कि किस जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर जेल में। किस में दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में। और किस वजह से दी गई थी? मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जिसमें उसने मुजफ्फरपुर के डीएम को मार दिया था, जो किंग्सफोर्ड हैं उनको मार दिया था, उनका असासिनेशन कर दिया था, उसकी वजह से उसको हैंग कर दिया गया था। खुदीराम बोस इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर जिनको मतलब 18 ईयर में फांसी दे दी गई थी। सो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ओके, नेक्स्ट इज, who among the following was an ancient Indian mathematician astronomer? इसमें आपको बताना है कि एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर कौन थे? ये थे वराह मिहिर। कौन थे? वराह मिहिर। और ये एस्ट्रोलॉजर भी थे, एस्ट्रोनॉमर तो थे भी, एस्ट्रोलॉजर भी थे। ओके, और इनकी जो बुक है, बहुत फेमस बुक है, वो है पंच सिद्धांतिका। कौन सी बुक है? पंच सिद्धांतिका।
और एक बुक है कौन सी, बृहत जाटकम, बृहत और जाटकम। ये दो बुक वराहमिहिर की बहुत फेमस है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वराहमिहिर। नेक्स्ट इज अशोका माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड in different parts of India. Which of the following is not a fine spot of Ashokan minor rock edicts in Karnataka? अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स रहे, ओके, और माइनर रॉक एडिक्ट्स भी थे। तो माइनर में पूछा गया है कौन सा कर्नाटका में नहीं है। ऑप्शन में था ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटका में ही है। ओके, उसके बाद था मास्की जो है वो भी कर्नाटका में है। देन है आपका ऑप्शन में था रूपनाथ जो है वो कर्नाटका में नहीं है, ये है जबलपुर एमपी में। कहाँ पे है, जबलपुर एमपी में। सो हमारा आंसर हो जाएगा रूपनाथ। नेक्स्ट इज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वॉज रिपील्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वायसराय। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो इम्पोज किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लिटन ने इसको इम्पोज किया और लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया, मतलब रिपील कर दिया। लॉर्ड रिपन के टाइम में इसको हटा दिया गया। लॉर्ड रिपन जो है वो जाने जाते हैं एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसके नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाकुलर को हटाया गया। नेक्स्ट इज द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 set a target to limit India's physical deficit up to dash of the GDP 2021। इसमें बोला गया है कि बजट प्रबंधन 2003 ने 2021 तक कितना सेट किया था फिजिकल डिफिसिट की, वो होना चाहिए अप टू 3%। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3%। नेक्स्ट इज who among the following become a part of constituent assembly from Madras constituency in 1946। 1946 में मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से अम्मू स्वामीनाथन जी ने ज्वाइन किया था। किसने ज्वाइन किया था, अम्मू स्वामीनाथन ने ज्वाइन किया था। और ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे कहाँ की, साउथ की थी। साउथ से ये रिलेट करती हैं, साउथ से हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज कोटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो कोट्स दिया गया है वो कौन सा है, सबसे पहले तो है गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके नेक्स्ट में है जय हिंद, ये भी उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने जो दिया है वो है दिल्ली चलो, कौन सा दिया है, दिल्ली चलो। तो दीज आर द स्लोगन्स गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। इनका बर्थ हुआ था कटक उड़ीसा में, ओके, और ये थे मेंबर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के मेंबर। सो यहाँ पे आंसर है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट इज द हिंदू मैरिज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। हिंदू मैरिज एक्ट इनेक्टेड हुआ था 1955 में। इस रूल के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार कोई भी पर्सन दो या दो से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है, यानी पॉलीगामी और बायगामी अलाउड नहीं है। ओके, सो आवर आंसर इज इनेक्टेड इन 1955। Next is the ancient city of Champa is believed to be the capital of Dash Mahajanpada। So जो ancient city है चंपा वो कैपिटल थी अंग महाजनपदा की। किसकी थी, अंग महाजनपदा की कैपिटल थी। ओके, महाजनपदा की फर्स्ट कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कैपिटल है राजगीर। आज के अकॉर्डिंग राजगीर उस समय नाम था राजगृह। क्या नाम था, राजगृह। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा अंगा। और ये चंपा जो है वो कहाँ है, चंपा इज इन बिहार, नियर बाय मुंगेर समवेयर। ओके, नेक्स्ट इज who among the following was the Indian freedom fighter was fondly called Gandhi बूढ़ी और old lady गांधी for her dedication toward Gandhian principle। गांधी के सिद्धांत या गांधीयन प्रिंसिपल को डेडिकेटली फॉलो करने वाली जो ओल्ड लेडी गांधी थी उनका नाम था मातंगिनी हाजरा। कौन थी, मातंगिनी हाजरा थी, जो कि गांधीयन के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, डेडिकेटली फॉलो करती थी। ओके, नेक्स्ट इज which of the following British officer issued the infamous crawling order whereby Indians had to crawl on all fours to pass an alley। इसमें बोला गया है कि किस ब्रिटिश ऑफिसर ने क्रॉलिंग ऑर्डर पास किया था, तो ये पास किया था जनरल डायर ने। और यही जनरल डायर ने जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए ऑर्डर दिया था। ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1990 को
ठीक है। 1919 में जो हुआ था उसका भी ऑर्डर यही दिए थे, और उसी के 6 दिन के बाद 19 अप्रैल में उन्होंने ये क्रॉलिंग ऑर्डर भेजा था कि इंडियन को पर्टिकुलरली जो जलियांवाला बाग के बगल से जो प्लेस है वहाँ से क्रॉल करके यानी रेंग करके जाना पड़ेगा 4 पैर से। सो ये जनरल डायर थे। नेक्स्ट इज who among the following was the only martyr of the Quit India phase of the freedom movement who was hanged। इसमें बोला गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था, इस फ्रीडम मूवमेंट में इकलौता ऐसा कौन पर्सन है फ्रीडम फाइटर जो कि हैंग कर दिया गया था, तो ही वॉज कुशल कुमार। कौन थे? कुशल कुमार, एंड ही इज़ फ्रॉम असम। ये फ्रीडम फाइटर थे जिनको हैंग कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। सो हमारा आंसर होगा कुशल कुमार। नेक्स्ट इज realizing the importance of maintaining the cleanliness of water bodies, the government of India passed Water Prevention and Control of Pollution Act dash to safeguard our water resources। इसमें पूछा गया है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, तो ये इनैक्टेड हुआ था 1974 में। किस लिए? वाटर को क्लीन बनाने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए, इन शॉर्ट आवर इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए ये एक्ट 1974 में लाया गया था। सो आवर आंसर इज 1974। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वॉज एसोसिएटेड विद द चित्तागांग आर्मरी रेड, यानी कि चट्टगांव शस्त्रागार छापा से रिलेटेड किसका संबंध है, तो ये संबंधित है अर्धेंदु दस्तीदार से। किससे संबंधित है? अर्धेंदु दस्तीदार से। इसमें क्या हुआ था कि आर्मरी ऑफ पुलिस एंड फोर्सेस, इन पर रेड किया गया था। पुलिस का और फोर्सेस जो होती हैं उन पे रेड किया गया था, और इसे रिलेट करते हैं अर्धेंदु दस्तीदार। नेक्स्ट इज Chandragupta Maurya overthrew the power of the Dash at Magad Empire with the aid of Kautilya and founded a glorious Mauryan Empire in 322 BC। बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रू किया था। नंदा डायनेस्टी के रूलर उस समय कौन थे? उस समय थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। इनको हराया था किसने? धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, और इस तरह से नंदा डायनेस्टी का पतन हो गया और मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश हो गया। सो हमारा आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया, नंदा डायनेस्टी का पतन, और मौर्य डायनेस्टी स्टेब्लिश हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वी हैव डन दिस। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी का फिर PYQ करेंगे। थैंक यू।